प्रधानमंत्री मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी का भाषण होगा और भारत और चीन सीमा विवाद के बाद पिछले एक हफ्ते में दूसरा मौका है कि जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। इस बैठक में कोरोना खतरे से उबरने, आतंकवाद और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। शी जिनपिंग फिर होंगे आमने सामने। 5 देशों के बीच 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज। मालाबार सैन्य अभ्यास उड़ाएगा चीन के होश। चीन के खिलाफ भारत को 4 बड़े देशों का साथ। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच आज भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने होंगे, जिसमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना होगा और दोनों के बीच सीधे बातचीत भी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होगी, जिसकी अगुवाई रूस कर रहा है और इसमें भारत और चीन के अलावा ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो रहे हैं। आज के ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 10 दिनों में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इससे पहले दोनों नेता एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एलएसी विवाद के बीच भारत चीन के आमने सामने होने पर दुनिया की नजरें हैं। ब्रिक्स देशों का ये सम्मेलन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इसके 2 प्रमुख सदस्य देश भारत और चीन के बीच एलएसी पर 6 महीने पहले हुई एक हिंसक झड़प के बाद से तनाव बरकरार है। अब दोनों देश ऊंचाई वाले इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्ताव पर लगातार की जा रही सैन्य स्तर की बैठकों में काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन को सख्त लहजे में कोई संदेश दिया जा सकता है, जिसकी एक झलक हाल ही में पीएम मोदी के जवानों के साथ दिवाली मनाने के मौके पर दिख चुकी है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। एससीओ की बैठक में भारत की चीन को 2 टूक। सीमा विवाद पर पीएम का चीन को सख्त संदेश। पीओके में चीन के प्रोजेक्ट पर चीन को जवाब। इतना ही नहीं, दोनों देशों के प्रयासों के बीच ही हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की वार्ता भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीओके में चीन के प्रोजेक्ट की तरफ इशारा करते हुए सख्त संदेश दिया था और 2 टूक कहा था कि शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत करनी चाहिए। साफ है कि भारत ने सीमा विवाद पर अपना सख्त रवैया बरकरार रखा है। ऐसे में आज ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन को कोई सख्त संदेश मिल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे, जिसमें आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपाय जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आज के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत आने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी लेगा, जो भारत की तीसरी मेजबानी होगी। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है और 2021 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भी भारत की तैयारी जारी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच एलएसी पर तनाव बरकरार है और ऊंची चोटियों पर जवान भी अपनी पूरी ताकत से डटे हुए सीमा की सुरक्षा कर रही हैं। लद्दाख में पारा माइनस में पहुंच चुका है। गलवान, पेंगोंग और दक्षिणी पेंगोंग के इलाके की ऊंची चोटियों पर तापमान -20 से -25 तक गिर गया है। ऐसे में भारतीय सेना को अपनी जमीन बचाने के लिए हमेशा तैनात रखा जा रहा है। कड़ाके की सर्दी में सैनिकों की सेहत का ख्याल भी रखा जा रहा है और रोटेशन पर उनकी तैनाती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल चोटियों पर सैनिकों को 12 से 15 दिन में बदला जा रहा है। चीन के होश उड़ाने की भारत की तैयारी। चीन के खिलाफ भारत को 3 और देशों का साथ। भारत समेत 4 देश समंदर में दिखाएंगे अपनी ताकत। भारत की रणनीति से समंदर में मुंह की खाएगा चीन।
एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चीन को अपनी मजबूती दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की समंदर में विस्तार की कोशिशों को पटखनी देने की भी पूरी तैयारी कर रहा है। भारत अरब सागर में आज से 4 दिनों तक नौसेना का अभ्यास करेगा, जिसमें उसके साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ देंगे और चीन को ये संदेश देंगे कि 4 देशों की ताकत के आगे चीन की एक नहीं चलेगी। क्वाड देशों के बीच ये पहला साझा नौसेना का अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना के इकलौते कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रमादित्य और अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सुपर कैरियर निमित्ज के साथ दूसरे जंगी जहाज, सबमरीन और फाइटर एयरक्राफ्ट भी अपनी खूबियों को एक दूसरे से साझा करेंगे। इसका पहला चरण बंगाल की खाड़ी में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक हुआ था। चीन के खिलाफ भारत की चौतरफा रणनीति। LAC पर तनाव के बीच सैन्य स्तर की लगातार चल रही बैठकें, SCO और ब्रिक्स में दोनों देशों का आमना सामना और समंदर में सैन्य अभ्यास के वक्त और भारत के अंदाज को देखकर साफ समझा जा सकता है कि भारत चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति अपना रहा है, तो वही बातचीत से मसला सुलझाने के तरीके से भी परहेज नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि भारत के ऐसे रवैये पर चीन का क्या रुख रहता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चीन को चित करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। और इस पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रिफत जुड़े हुए हैं श्रीनगर से, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप बोल दिल्ली से। संदीप, SCO की तरह ही इस बार ही देश की संप्रभुता, दूसरे देश की संप्रभुता और उसके सम्मान की बात की नसीहत को दोहरा सकते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि जब भी इस तरीके का इंटरनेशनल फोरम मिलता है, मंच होता है, जब देश के तमाम जो देश हैं ऐसे कि जो कि बहुत ताकतवर देश हैं और जो कि अभी ब्रिक्स में इसमें भारत है, चीन है, साथ ही रशिया भी है, तो ऐसे में ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है भारत के लिए भी एक मैसेज भेजने का, क्योंकि रशिया के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ऐसे में जिस तरीके की चीज़ें चीन कर रहा है, ख़ासतौर पर कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल जो है वो समंदर में कर रहा है, तो वहीं LAC पर जो है वो लगातार जो है भारत की सेना को चुनौती देने की कोशिश में लग रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री इस बार फिर जो है कोई ना कोई बात ज़रूर कहेंगे। हालांकि इन सब बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता, लेकिन इशारों में, जैसे पिछली बार SCO समिट में इशारे में जो है प्रधानमंत्री ने निशाना साधा था, तो उसी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी निशाना साधेंगे और जो मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उसको तो एड्रेस करना ही है। तो अभी फ़िलहाल चीन की स्थिति ऐसी है कि ना तो वो ज़मीन पर कुछ कर पा रहा है, ना वो समंदर में कुछ कर पा रहा है। लगातार जो है उसकी जो तानाशाही है उस पर नकेल जो है वो कसी जा रही है और यही वजह है कि इतना बड़ा नौसैन्य अभ्यास जो है 4 ऐसे देश, क्वाड नेशन, जो कि पहली बार एक साथ आकर जो है वो लोग अभ्यास कर रहे हैं। आज से जो अभ्यास शुरू हुआ अरब सागर में, उसमें तो US का जो स्ट्राइक ग्रुप जो है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है निमिट्ज, जो कि बहुत बड़ा, यानी कि जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। वो इसमें शामिल हो रहा है। रिफत, LAC पर तनाव बरकरार, लेकिन लद्दाख के मसले का जिक्र ना के बराबर होने की ही उम्मीद है। फिलहाल कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर जरूर जिक्र हो सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये ग्लोबल इशू है, उस पर ज़रूर बात हो सकती है। हो सकता है वो कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलें कि जिस तरीके से हाल ही में सीज़ फायर वायलेशंस हुई और बड़े मामले पे ये भी दिखाया गया कि उस पार जो है बंकर्स उड़ा दिए गए या कशीदगी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हो सकता है उस पर कोई बात हो। लेकिन जिस तरीके से संदीप बता रहे थे कि इशारों में शायद चाइना का जिक्र किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से संदीप बता रहे थे कि रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं भारत के, लेकिन एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि शायद पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं रशिया पे भी ज़रूर नज़र होगी कि रशिया के साथ इंडिया की रिलेशनशिप जो है वो मज़ीद बिल्ड हो। काफ़ी अहम चीज़ें होती हैं, हर चीज़ जो है इशारे में बताई जा रही है। जब इस तरह का फोरम हो और चाइना के खिलाफ शायद ओपनली नहीं बोला जाएगा या LOC से मुतल्लिक बात नहीं की जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस की जहाँ तक आपने बात की, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, उसको कैसे उसके साथ डील किया जाए, या वैक्सीन से मुतल्लिक हो सकता है बात हो कि कैसे आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुंचे ताकि कोरोना वायरस के लोग जो है शिकार ना हो।
ये चीज़ें शायद कही जाएंगी, लेकिन शायद वो ग्लोबली पाकिस्तान को घेरने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और अरब सागर में मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और इस युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण 4 दिन तक चलेगा और ये युद्ध अभ्यास 20 नवंबर को खत्म होगा। और इस युद्ध अभ्यास की खासियत है कि इसमें अमेरिका का जंगी जहाज निमित्ज और भारत का जंगी जहाज INS विक्रमादित्य शामिल हो रहा है। संदीप, ये तस्वीरें और ये बात कितनी अहम रखती है आज के दिन? देखिए, आज के दिन के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर हम लोग बात करें इस अभ्यास की, अभ्यास जो है पहले से ही डिसाइडेड था, लेकिन जिस तरीके से 2 फेज़ में अलग अलग, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने उन 3 देशों के साथ, जिसमें कि अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया तो पहली बार हिस्सा बना है। जब क्वाड देशों का गठन हुआ था, एक समूह का गठन हुआ था, उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से ये सैन्य अभ्यासों में भी एक साथ आएँ। तो अब जो है इस मलाबार 20 में जो है ये लोग एक साथ आए हैं और उसका अभ्यास जो है जारी है। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि चाइना जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल पूरे उस इलाके में करता रहा है, अपनी मनमानी दिखाता रहा है, और यही वजह है कि अब ये 4 देश जो हैं, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, एक साथ जो है नौसेना के माध्यम से कह सकते कि समंदर के माध्यम पे उसको घेरने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि चीन का सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जो है वो इसी इलाके से होके गुजरता है, यानी कि हिंद महासागर की तरफ से होते हुए मलक्का स्ट्रेट होके वो आगे की तरफ जाता है। और ऐसे में इस सब जगह पर अगर ये अभ्यास हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बनाई जा रही है, वेपनरी सिस्टम किस तरीके से एक दूसरे के जो जब इस्तेमाल में लाते हैं तो क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें साझा की जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक इशारा है चीन के लिए भी कि अगर उसने अपनी व्यापार संबंधी दिक्कतों को लेकर, तो मुमकिन है कि ब्रिक्स सम्मेलन में व्यापार संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं और खास तौर पर कोरोना काल में, उन पर भी एक ठोस रणनीति होगी ताकि मिलकर देश किस तरह से मौजूदा स्थिति से निपट सके। बिल्कुल। देखिए प्रीति, ये जो कोरोना के समय में जिस तरीके से हर देश को नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे कि जो व्यापार है वो ठप हो गए, मूवमेंट बंद हो गया हर तरीके का, तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से ये सारे जो 5 देश हैं ये मिलके जो है जो एक योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो, सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं। आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है। अपनी बात आगे रखने से पहले मैं प्रेसिडेंट रामाफोसा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसीज, इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही, किंतु दूरदर्शी भी है। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रैटेजिक बदलाव आ रहे हैं, जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा। और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। एक्सेलेंसीज, इस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर हम वीर गति पाए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक वीर इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रिय थे। इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है
अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। एक्सेलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। एक्सेलेंसी, कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42%, 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स, इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे। अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा। इस मुश्किल वर्ष में भी रूसी अध्यक्षता में
पीपल टू पीपल रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वैज्ञानिकों और युवा राजनयिकों की बैठकें। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। हम इंट्रा ब्रिक्स एकजुटता को बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति पुतिन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने विश्व के संगठनों में सुधार की जरूरत पर लगातार बात कही है। आतंकवाद के समर्थक देशों को दोषी करार दिया है। जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं, नाम लिए बिना ही पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ा हमला किया है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि आज पाकिस्तान को इशारों में संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। जिस तरह से लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, तो ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान पर हमला बोला है प्रधानमंत्री ने, बिना नाम लिए ये हमला उन्होंने किया है। आतंक का समर्थन करने वालों का विरोध हो, ये एक साफ संदेश है कि किस तरह से ब्रिक्स के देशों को इस मामले पर साथ आना चाहिए। आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। पीएम ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंक का समर्थन करने वालों का विरोध हो और इसमें सीधे तौर पर निशाना पाकिस्तान पर है। आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद वो समस्या है जिसके जरिए कभी भी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। तो लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और कई जगह पर गोलाबारी की है, उसी के तहत प्रधानमंत्री एक मैसेज जरूर दे सकते हैं और ऐसा ही हुआ। आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो देश इसका समर्थन कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। विश्व में रणनीतिक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उन बदलावों के लिए आतंक से लड़ाई जरूरी है। आतंक विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप, ब्रिक्स के मंच से एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए भी है और चीन के लिए भी है। अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि यूएनएससी के जो नियम कानून है जो कि काफ़ी पुराने हैं, उनमें बदलाव होना चाहिए। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी भारत ने पाकिस्तान में रहने वाले उन्हीं के आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की, हर वक्त जो है चाइना जो है वीटो लगाता था, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा। साथ ही IMF के बारे में भी, रिफॉर्म के बारे में भी कि जो लोन जो दिए जाते हैं, क्योंकि FATF अगर उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालता है पाकिस्तान को, तो जाहिर सी बात है कि उसको IMF से आसानी से लोन मिल सकता है। तो कई सारे ऐसे इशू हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सीधे तौर पर जो है वो नहीं कहें चीन की तरफ प्रधानमंत्री ने, लेकिन इशारा सीधे तौर पर वही है। खास बात यह है कि वो देश जो कि आतंकवाद को समर्थन देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान को बिना नाम लिए जो है उन्होंने सीधे तौर पर उस मंच पर जो है घेर दिया है। साथ ही उन देशों को भी जो कि या तो सीधे तौर पर या परोक्ष
तौर पर जो है पाकिस्तान की मदद करते हैं उनको भी घेर दिया है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, वो है चीन। ऑल वेदर फ्रेंड जो है एक दूसरे को मानते हैं लोग। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उस मंच पे जहाँ पे कि शी जिनपिंग भी मौजूद हैं, रशिया के प्रेसिडेंट भी है, तो वहाँ पे अगर वो सीधे तौर पर ये बात कहते हो तो एक बड़ा मैसेज जो है प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है कि उन सारे देशों को जो है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप, व्यूवर्स को आतंक समर्थित देशों का विरोध होना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। और पूरे विश्व को एक साथ आतंक के खिलाफ आना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। ये साफ संदेश पाकिस्तान और चीन को है जो लगातार माहौल को खराब करने की कोशिशें, चाहे एलएसी हो या फिर एलओसी, वहां पर करते रहे हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर किस तरह से पाकिस्तान को घेरा है, सुनिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। यूएनएससी में भी बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही साथ कोरोना को लेकर उसके खतरे का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पाकिस्तान पर इस तरह का बिना नाम लिए संदेश देना जरूरी था, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से उसने एलओसी को किस तरह से वहां पर उल्लंघन लगातार किया और कई जगह पर, कई हमारे ठिकानों पर उसने हमले किए हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि हर मंच को, खास तौर पर कि प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो हर मंच को वो इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपने जो कंसर्न है उस पर, उसको जो है या तो सीधे तौर पर या जो है जो दूसरे तौर पर जो है इशारे में ही जो है मैसेज देते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे देश जो कि आतंकवाद को समर्थन करते हैं उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि अब अध्यक्षता जो है भारत के पास आने वाली है, तो ऐसे में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो प्रयास करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें हो। तो जाहिर सी बात है कि अब अगली जब बैठक होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि भारत जो है अब वो अपने पक्ष से जो है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आतंकवाद को झेल रहे हैं और लगातार पाकिस्तान जो है उसको बढ़ावा दे रहा है, और पाकिस्तान को ऐसे देश, अगर इन 5 देशों की बात करें उनमें से एक चीन ही है जो कि उसका सबसे बड़ा मददगार है, ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ऐसे में ये मैसेज जो है वो सीधे तौर पर चीन को भी गया है, सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी गया है कि जिस तरीके से वो लगातार सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, खास तौर पे कि भारतीय जो लोग हैं जो कि सीमा के पास रहते हैं, एलओसी के पास रहते हैं, उनको वो जान के टारगेट करता है, जान के निशाना बनाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपने की है, इसी पर मैं सीधे रिफत से भी बात करना चाहती हूँ। रिफत, इस बात को लेकर लगातार आप भी संकेत दे रहे थे कि पाकिस्तान को भी एक मैसेज दिया जाएगा, और ये जो मैसेज है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसकी बदनीयती के अंजाम बहुत बुरे आगे भी हुए हैं और आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। ये संदेश है प्रधानमंत्री का। देखिए प्रीति, जैसा मैंने पहले ही कहा था, जब शुरू हुई थी स्पीच उससे पहले मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जाएगी और इनडायरेक्टली बातें की जाएंगी, डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया जाएगा और कोरोना वायरस पे बात होगी, ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन साथ ही मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में क्या कहा है और बातें सुनिए। इस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर हम वीर गति पाए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक वीर इस युद्ध में यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रिय थे। इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को
एक परिवार की तरह माना गया है। अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। रिफत, प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि वो मल्टीलेटरलिज्म के साथ हैं, यानी कि वो तमाम देशों के साथ जो शांति के पथ पर आगे जाना चाहते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उनका भी, दूसरे देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में जो आतंक परस्त देश है वो चौकस हो जाए। देखिए प्रीति, ये बहुत समझने वाली बात है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने यूएन पे भी निशाना साधा, डब्ल्यूएचओ पे या आईएमएफ पे, और उन्होंने ये कहा डब्ल्यूटीओ पे भी उन्होंने ये कहा कि यूएनएससी, खासतौर से उन्होंने कहा कि यूएन के लिए जो कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, उन्होंने अपने ज़्यादा जवान खोए हैं पीस कीपिंग मिशंस में, यानी कि वो साफ चाहते हैं कि पूरी भागीदारी उसमें भारत की हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या जितने भी बड़े बड़े फैसले लेने होंगे उसमें भारत की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। ये एक संदेश था। उन्होंने इनडायरेक्टली यही बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि आईएमएफ की बात की, उसमें भी अगर रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, या डब्ल्यूएचओ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने बात की। तो ये उनका संदेश था कि जहां जहां भारत कमजोर है वहां पे भारत, जैसे बता रहे हैं आप, प्रधानमंत्री ने कहा है कि संस्थाओं में करने की जरूरत है और उसमें उन्होंने यूएनएससी का भी नाम लिया है। प्रधानमंत्री ने व्यापार को लेकर किस तरह की बात कही है ब्रिक्स में, वो भी सुनिए। वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42%, 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से हैं। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स, इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। संदीप, दो बातें प्रधानमंत्री ने कही व्यापार को बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा ब्रिक्स देशों में इतनी ज्यादा कुव्वत है कि वो अपने व्यापार संबंधी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया है बिना नाम लिए। प्रीति, देखिए जैसे खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि तकरीबन 42% जनसंख्या जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट में है और ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा बाज़ार किसको देखा जाता है, वो भारत है। सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है या जो बिज़नेस जो है सबसे ज़्यादा वो चीन करता है। तो ऐसे में भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत का एक रिफॉर्म जो है शुरू किया है, वो जो है उन्होंने इस मंच पर साफ कर दिया है कि भारत जो है अब आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि भविष्य में अगर व्यापार या व्यवसाय अगर होना है या जो पोस्ट कोविड के बाद जो भी सिचुएशन बनेगी, कितने भी ये 5 जो देश हैं इनके बीच में व्यापारिक जो दोस्ती बढ़ेगी, उसमें जो है आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा रोल होगा। जो रिफॉर्म भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का भी चलाया जा रहा है, वो आने वाले दिनों में एक ऐसी शक्ल लेगा जो कि पूरी दुनिया में जो है जिसको जो है लोग सराहेंगे भी और
भारत के साथ व्यापार करने के लिए आएंगे भी। तो यही वजह है कि वो सीधे तौर पर जो है एक मैसेज वो उन्होंने दे दिया है कि आने वाले समय में जो व्यापारिक रिश्ते इन सब 5 देशों के बीच में होने चाहिए, उसकी भी एक रूपरेखा जो है वो तैयार ज़रूर हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें कि भारतीय छोटी छोटी कंपनीज़ को जो है जिनमें कि कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ बनाते थे लेकिन बेचते बाहर थे, लेकिन अब वो जो है भारत में ही सारा व्यापार जो है भारत से जाएगा। तो एक तरीके से एक बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर जो है वो ब्रिक्स देशों के सामने जो है रखी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो आने वाले दिनों में। संदीप, टेररिज्म पर प्रधानमंत्री ने कैसे पाकिस्तान को घेरा है, आइए एक बार फिर सुनिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। रिफत हमारे साथ है। रिफत, प्रधानमंत्री के आतंकवाद पर इस बयान को कितना कड़ा संदेश माना जाए पाकिस्तान के लिए? देखिए, हालांकि उन्होंने इनडायरेक्टली कहा लेकिन संदेश साफ था। चूंकि मैंने पहले भी कहा जब उनकी स्पीच शुरू नहीं हुई थी, मैंने 2 चीज़ें उभारी थी। मैंने ये कहा था कि वो कोरोना वायरस पे ज़रूर बात करेंगे और वैक्सीन पे बात करेंगे। उन्होंने बात की और साथ ही पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ये मुद्दा रहा है हमेशा भारत का ग्लोबल लेवल पे। तो आज उन्होंने ये कहा इनडायरेक्टली कि जो भी देश उनको उसको सपोर्ट कर रहा है या जो देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से संदीप बता रहे थे, चाइना को भी इशारे में ही एक संदेश गया होगा कि अगर वो पाकिस्तान को इन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पे उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको निशाना बनाया, उनको साफ ये संदेश कहा गया कि भारत की वहाँ पे बड़ी भूमिका है, भारत की वहाँ पे एक भागीदारी होनी चाहिए। और भारत ने जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ासतौर से जो UNSC की बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि UN के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इंडिया की है, जो वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन में काम किया है भारत ने या भारत की सेना में, तो वो डिजर्व करता है कि चेंजेस की जो उन्होंने बात की उसका मतलब यही था कि जो हिस्सा वहाँ पे या जो स्टैंड या ये कहें कि जो फैसले में एक बराबर का शरीक होना चाहिए भारत, उनको वो मिलना चाहिए वो हक जो अभी तक। अपनी भागीदारी को और मजबूत करने की ओर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, वर्चुअल सम्मेलन में क्या कहा है प्रधानमंत्री ने। आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या के खिलाफ सभी देशों को आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इस तरह का हमला पाकिस्तान पर बोला है। बीते दिनों जिस तरह से सीज़फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, ये कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश दोषी हैं और आतंकवाद समर्थक देशों का विरोध जरूरी है। ये बात साफ संकेत कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से की जा रही आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर कड़ाई से एक्शन लिया जा रहा है, आने वाले दिनों में और लिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना पर ब्रिक्स की भूमिका पर अहम बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हम कैसे मौजूदा समय में मिलकर अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। 150 से ज्यादा देशों को उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरह से दवाई भेजी है। ब्रिक्स देश अर्थव्यवस्था के इंजन के तौर पर काम कर सकते हैं और सभी एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं तो इस इंजन की रफ्तार अपने आप में ही जबरदस्त होगी। बिना नाम लिए जहां प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर हमला किया, आतंकवाद का नाम लिया है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का विरोध होना चाहिए।